ओके स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ओवरी को डिस्कस किया। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो उनमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में क्या आता है, एसेसरी डक्ट्स में ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना को स्टडी किया जाता है। तो आज हम उसी का एक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, ओविडक्ट्स। ओके, तो ओविडक्ट क्या है बच्चों? देखो, आप जैसे नोट्स में देख रहे हैं कि वन पेयर लॉन्ग स्लाइटली कॉइल्ड, वन एंड सिचुएटेड नियर द ओवरी while other distal end terminates into the uterus। तो इस हिसाब से अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो क्या स्ट्रक्चर बनेगी उसको थोड़ा देखिएगा जरा। कि मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया था, जैसे ये यूट्रस है, यूट्रस का नैरो रीजन सर्विक्स है और उसके बाद वेजाइना स्टार्ट हो जाती है। इज दैट क्लियर? ये भी यूट्रस की ही बॉडी है जिसको फंडिस या फंडिक रीजन बोलते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट जो है वो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट का हम कंसीडर करते हैं। तो पेयर्ड स्ट्रक्चर होती है ये। तो इस तरह से आप देखिए इसे, ये ओविडक्ट है। इज दैट क्लियर? तो अब देखो, यहां पर ओवरी है तो वन एंड तो इसका ओवरी के पास हो गया और इसका जो अदर एंड है वो कहाँ हो गया? यूट्रस में हो गया। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट समझ आया। अब देखो, जो ये फेलोपियन ट्यूब है या ओविडक्ट है, इसको हम, इसका जो आगे वाला रीजन है एंटीरियर, इस रीजन को हम बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम। ओके। और यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, जो यहाँ ओवरी जो ओवम रिलीज करेगी उसको ही अपटेक करता है। ओके। तो इस रीजन को फिम्ब्रिकेटेड फनल भी बोला जाता है। फिम्ब्रिकेटेड फनल। इज इट क्लियर? है ना? तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं यहाँ पर, और इस रीजन का क्या रोल है कि जो भी ओवम होगा उस ओवम को ये एंटर करेगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये स्वेलन रीजन आ जाता है बच्चों इसका, ये है एम्प्यूला रीजन। एम्प्यूला रीजन का आपको बताना है बच्चों कि एम्प्यूला रीजन जो है वो फर्टिलाइजेशन की साइट है, यानी यही वो रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इज दैट क्लियर? एम्प्यूला रीजन के बाद ये जो नैरो रीजन आ जाता है, यानी ये वाला रीजन, इस रीजन को कहते हैं बच्चों इस्थमस। समझ आ रहे ना आपको? फर्स्ट रीजन क्या आ गया? इनफंडिब्यूलम, जो ओवम को रिसीव करेगा, नियर ओवरी होता है ये, और यहाँ फिंबर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। सेकेंड रीजन एम्प्यूला, जो कि फर्टिलाइजेशन की साइट है। और थर्ड रीजन क्या हो गया बच्चों? इस्थमस। ओके, जो नैरो रीजन है ये। इस्थमस रीजन जो ये होता है बच्चों, इस रीजन में जो जाइगोट होता है उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, यानी डिवीजन स्टार्ट हो जाता है जाइगोट के अंदर। इज दैट क्लियर? समझ आया बच्चों? यानी देखो, यहाँ पर ये ओवम आ चुका है, यहाँ पर ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा एम्प्यूला रीजन में, और यहाँ पर जो ये जाइगोट होगा उसमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा। तो वो 2 सेल का, 4 सेल का, 8 सेल का, इस तरह से डिवीजन स्टार्ट होकर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा और बताता हूँ आपको। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, इसका ये तो प्रॉक्सिमल पार्ट ले लो, आगे का पार्ट है, लेकिन इसका एक रीजन जो है वो यूट्रस के अंदर भी होता है, जिसको डिस्टल रीजन बोल सकते हैं। इसको इंट्रा यूटेराइन ट्यूब भी बोला जाता है। इंट्रा यूटेराइन ट्यूब, जो कि यूट्रस के अंदर होती हैं और ये नैरो होती है। तो यहाँ से ये एम्ब्रियो जो है वो इंट्रा यूटेराइन ट्यूब के थ्रू होता हुआ यूट्रस में एंटर कर जाता है। इज दैट क्लियर? और ओविडक्ट जो है वो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है? और पेयर फॉर्म में है। इज दैट क्लियर? समझ आ गए अच्छे से? तो ये तो बेसिक टॉपिक है। अब इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ। जो ये ओविडक्ट है, इसको वो जो मैंने बताया था ना आपको, वास्ट डिफरेंस मेल के अंदर उसको कट एंड सील किया जाता है, तो उसको वेसेक्टॉमी कहते हैं मेल स्टर्लिटी के लिए। इसी तरह फीमेल स्टर्लिटी के लिए ओविडक्ट को कट और सील कर दिया जाता है। ठीक है? कट एंड सील, सील कर दिया जाता है, इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ठीक है? ये फीमेल का जो है स्टर्लिटी मेथड है। ठीक है ना? सर्जरिकल ओविडक्ट को कट एंड सील कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? इसे ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो ये ओविडक्ट का छोटा सा टॉपिक है। अब अपने बात करते हैं यूट्रस के रिगार्डिंग।
ठीक है, तो पहले यूट्रस को समझ लीजिए अच्छे से, थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद मैं डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ इसको। देखिए यूट्रस की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो यूट्रस की स्ट्रक्चर में आप देखिए क्या आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिलेगा। देखो होलो स्ट्रक्चर है, पियर शेप का होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, जहां पर फर्टिलाइज्ड ओवम ग्रो करता है, डेवलप इनटू फीटस, और वो डेवलप हो जाता है किसमें, फीटस में। ऐसी स्ट्रक्चर को अपन यूट्रस कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसी शेप है इसकी, पियर शेप का, ये मस्कुलर ऑर्गन यानी इसमें मसल्स हैं, और फर्टिलाइज्ड ओवम यानी यहाँ पर जो फीटस आता है, इम्प्लांट होता है और वो डेवलप होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ। देखो इन केस ऑफ ह्यूमन, फीमेल डिस्टल एंड ऑफ बोथ ओविडक्ट फ्यूज टू फॉर्म यूट्रस। समझ आ रहा है आपको क्या है कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर दोनों ओविडक्ट का जो एंड है वो फ्यूज होता है और यूट्रस को फॉर्म करता है। अभी वो डायग्राम में भी आप देखिए, ये देखिए मैंने बताया था ना कि इसके अंदर का जो फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है, ये अंदर जो है बेटा, यहाँ पर इनका अंदर का ये रीजन जो है, ये यूट्रस के अंदर का रीजन, ये फ्यूज होता है और यूट्रस का फॉर्मेशन करता है। इज दैट क्लियर? While in case of rabbit, uterus in bicornuate means both distal part of oviduct swell to form two separate pouch uterus, but both open in common vagina. अब बाइकॉर्नुएट का टर्म देखो, ये बाइकॉर्नुएट टर्म आती है एग्जामिनेशन में। अब ये क्या है बच्चों, रेबिट में क्या होता है कि दोनों ओविडक्ट अलग अलग स्वेल होकर अलग अलग यूट्रस, दो पाउच बनाती है, यूट्रस दो भागों में डिवाइड होता है, बट उनकी ओपनिंग सिंगल होती है। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको? ये बाइकॉर्नुएट, बाई नाम से समझ आ जाएगा, बाई मतलब दो। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट देखिए क्या है, यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री एरियाज: body expanded upper part, isthmus constricted central part, and cervix end part and expand to form vagina। अब इस चीज को आप डायग्राम से समझ लीजिए। देखो यूट्रस को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। यहां से देखिए, ये अपर पार्ट जिसको फंडस बोलेंगे हम। इज दैट क्लियर? बीच वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट, इसको इस्थमस बोला है, इसको कॉर्पस भी कहा जाता है। इस्थमस बोला है इसको, ये। और ये जो नैरो रीजन है इसको बोला है सर्विक्स। और देख लो ये आगे किस में ओपन हो जाएगा, वेजाइना में। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से बच्चों? तो यूट्रस के को की स्ट्रक्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कौन सा हो गया बेटा, फंडस रीजन, ऊपर वाला है ये। एक इस्थमस रीजन सेंट्रल, और नैरो रीजन क्या हो गया, सर्विक्स। इज दैट क्लियर? तो ये बात समझ आई आपको एकदम अच्छे से? यहां तक कोई डाउट किसी तरह का? तो आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या यूट्रस के अंदर, साथ साथ में नोट्स आपको जो करा देता हूं तो कोई दिक्कत ना आए आपको, है ना। अब देखो क्या है आगे। देखिए द वॉल ऑफ यूट्रस कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर, ठीक है। अब यूट्रस की जो बॉडी होती है उसमें, ये देखो ये यूट्रस हमने अभी बनाया, आप अच्छे से देख पा रहे हैं ना डायग्राम में। देखो यूट्रस, ये देखो। अब यूट्रस की जो ये बॉडी है इसमें थ्री लेयर होती है बच्चों। कौन कौन सी होती है आइए कंसीडर करते हैं। देखो सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो है पेरीमीट्रियम। पेरीमीट्रियम ये सबसे आउटर लेयर हो गई। इज दैट क्लियर? तो सबसे आउटर लेयर जो हो गई वो क्या होगी, पेरीमीट्रियम, ठीक है। एक्चुअली इसको पेरिटोनियम भी बोला जाता है, ठीक है ना, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड एक्चुअली दिस इज पेरिटोनियम। इज दैट क्लियर? और अब जो ये इसका बीच का रीजन आ जाएगा बच्चों, एक मिनट आप देखिए डायग्राम में थोड़ा सा, अभी आपको क्लियर करवाते हैं। देखो तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होगी, पेरीमीट्रियम हो गई, ठीक है, ये कवर हो गया यूट्रस का। अब देखिए बच्चों जो इसका बीच का लेयर है, ये वाला बीच का पार्ट इसका, इसको बोलते हैं बच्चों मायोमीट्रियम। ये मिडल पार्ट हो गया मायोमीट्रियम।
ठीक है। अब ये जो मायोमेट्रियम है बच्चों, यहां पर क्या होती है, इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स होती है, ये मसल्स यहां पे प्रेजेंट होती है। ये मसल क्या होती है बच्चों, इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये पार्चुरेशन में हेल्प करती है, पार्चुरेशन प्रोसेस यानी बर्थ प्रोसेस में हेल्प करती है। तो ये क्वेश्चन बेटा मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा ना, कि यूट्रस का कौन सा लेयर पार्चुरेशन में रोल करता है, तो कौन सा करता है, मायोमेट्रियम, क्योंकि यहां पर क्या है, मसल्स, और ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन। विच हार्मोन हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन, ऑक्सीटोसिन, ओके। और इससे ये पार्चुरेशन में हेल्प करती है। नाउ द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, दिस इज एपिथेलियम लेयर, ओके। और जो एंडोमेट्रियम है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसी एंडोमेट्रियम में के साथ फीटस, जो एम्ब्रियो है, वो इम्प्लांटेशन करता है, ठीक है, यानी अटैच होता है आकर। एंडोमेट्रियम ही जो है प्लेसेंटा फॉर्मेशन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है बेटा। और एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंजेज आते हैं ड्यूरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग रिफॉर्म होती रहती है और डैमेज होती रहती है। इज दैट क्लियर? तो अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूट्रस की कौन सी लेयर में चेंजेज आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरिंग, तो वो कौन सी लेयर है, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? तो ये यूट्रस की तीनों लेयर मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। और ये जो है पूछे आपसे एंडोमेट्रियम, तो दिस इज सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मैंने अभी बताया था ना आपको। तो एंडोमेट्रियम जो है वो एक कौन सा एपिथेलियम है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये बात समझ आ गया अच्छे से? तो ये यूट्रस की बॉडी के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना। यूट्रस को वॉम्ब भी कहा जाता है, ये यूट्रस का एक नाम और है वॉम्ब। इज दैट क्लियर? तो यूट्रस क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यूट्रस के बाद अपन इसमें नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं बच्चों, वो है वेजाइना। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको अच्छे से? तो वेजाइना के बारे में देखिए जरा। Vagina is a flexible muscular tube extending from cervix to the vestibular और body exterior। अब देखिए बेटा, समझ लेना आप अच्छे से कि वेजाइना जो है, ये देखो, ये इस डायग्राम में सर्विक्स से ये आगे निकलती है, और ये जो वेजाइना है ये एक्सटेंड हो जाती है एक्सटीरियर रीजन, और इसे वेस्टिब्यूलरी रीजन कहते हैं। और लास्ट में इसका जो एंड पार्ट है, इसको वल्वा कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ गए एकदम अच्छे से? तो पहली लाइन क्लियर होगी। अब देखो बच्चों, इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए, हाइमेन। हाइमेन ओपनिंग ऑफ वेजाइना पार्शियली कवर्ड विद a membrane called hymen। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कि वेजाइना की जो ओपनिंग है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, और उसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, हाइमेन कहा जाता है। और इसे माना जाता है साइन ऑफ विर्गिनिटी, बट दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा माना जाता है कि अगर हाइमेन जो है वो ब्रेक नहीं है तो वो विर्गिनिटी का साइन माना जाता है। लेकिन ये क्या है बेटा, एक धारणा, गलत धारणा है ये। हाइमेन वैसे भी ब्रेक हो सकती है, जैसे बाईसाइकिल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ठीक है ना, या एनी अदर रीजन, ओके। तो ये विर्गिनिटी का ट्रू साइन नहीं है, लेकिन इसे माना जाता था। इज दैट क्लियर? अच्छा, ये भी हो सकता है बच्चों कि हाइमेन में परसिस्ट इवन आफ्टर फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकॉर्स। ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स होने के बाद भी हाइमेन जो है वो ब्रेक ना हो, ये भी संभव है ना। तो ये विर्गिनिटी का ट्रू साइन नहीं है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया बच्चों? और वेजाइना प्लस सर्विक्स दोनों को मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है, ये मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था, ठीक है। अब देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं वेस्टिब्यूल की। It is a part where urethra and vagina fuse together, and this is urogenital sinus.
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। अब देखो वेजाइना जो है ये कौन सा वेजाइना के अंदर दो तरह की ओपनिंग होती है। एक यूरिनरी ओपनिंग होती है और एक जो है कॉपुलेटरी ओपनिंग होती है, ठीक है ना, जहाँ से कॉपुलेशन प्रोसेस होती है। तो यानी वेस्टिब्यूली वो रीजन हो गया जहाँ पर ये दोनों ओपनिंग जो होती हैं वो क्या होती है बेटा, दोनों ओपनिंग फ्यूज होती है, जिसे यूरोजेनिटल सीनस बोलते हैं। द ओपनिंग ऑफ वेस्टिब्यूली कॉल्ड वल्वा। अभी मैंने बताया था ना कि लास्ट रीजन जो है डायग्राम में क्या बताया था, वल्वा। इज दैट क्लियर? अब अपन इसमें डिस्कस करते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया आउटर स्ट्रक्चर्स हैं। तो उसमें क्या क्या होती है देखो, उसमें नंबर वन मॉन्स प्यूबिस। दिस इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, तो थोड़ा बेसिक बेसिक आपको समझ आ जाएगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में एक क्या है, मॉन्स प्यूबिस, द प्रोक्सिमली हेयरी पार्ट अबव वल्वा। वल्वा के ऊपर जो हेयरी पार्ट होता है ना आगे, उसे मॉन्स प्यूबिस एरिया बोलते हैं। स्वेलन होता है, थोड़ा स्वेलन रीजन होता है ये। इसके बाद है क्लाइटोरिस। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। होमोलोगस टू पेनिस एंड मोस्ट सेंसिटिव, यही क्वेश्चन एज इट इज इसी लैंग्वेज में आपको मिलेगा, ठीक है। पेनिस के होमोलोगस स्ट्रक्चर है क्लाइटोरिस, है ना, और ये सबसे सेंसिटिव रीजन माना जाता है। अभी देखो ये दोनों भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा क्या है बेटा, टू लार्ज स्किन फोल्ड ऑफ वल्वा। वल्वा जो है उस पर दो स्किन के लार्ज फोल्ड होते हैं, जिसको लेबिया मेजोरा। अब बेटा लेबिया माइनोरा क्या चीज है देखो, लेबिया मेजोरा जो है ना वो भी दो स्किन के लार्ज फोल्ड है ना वल्वा में। उसी तरह देखो जो माइनोरा है ना वो स्मॉलर फोल्ड हैं जो मेजोरा के अंदर होते हैं। तो टू स्मॉलर एंड इनर फोल्ड ऑफ वल्वा। तो जो आउटर लार्ज फोल्ड है उनको लेबिया मेजोरा कहते हैं, और इनर जो फोल्ड है उनको कहते हैं लेबिया माइनोरा। समझ है? देखो बच्चों, मैं दोबारा बता दूं, देखो मॉन्स प्यूबिस क्या हो गया, वल्वा का प्रोक्सिमल हेयरी पार्ट, ठीक है। क्लाइटोरिस में आपको ये बताना है मोस्ट सेंसिटिव पार्ट नियर मॉन्स प्यूबिस, ओके। लेबिया मेजोरा बस सीधा बताना है टू लार्ज स्किन फोल्ड ऑफ वल्वा, ओके। और लेबिया माइनोरा टू स्मॉल स्किन फोल्ड ऑफ वल्वा, ठीक है, इजी है ना बिल्कुल। और हाइमेन, अभी मैंने बताया था हाइमेन के बारे में, हाईली वेस्क्युलराइज्ड मसल लेयर इन वेजाइना, ठीक है ना। इंटैक्ट हाइमेन इज द प्रूफ ऑफ विर्गिनिटी, but it may rupture during dancing, horse riding, gymnastics, cycling, running। तो मैंने कहा था ना दिस इज नॉट ए ट्रू साइन ऑफ virginity। इज दैट क्लियर? तो बताओ एक्सटर्नल जेनिटलिया कितना इजी है, समझ आया आपको अच्छे से? तो आज का टॉपिक तो बहुत आसान है, ओके। अब देखो इसको थोड़ा सा डायग्राम से आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो बच्चों एक एकदम क्लियर कराते हैं आपको। देखो ये ओविडक्ट है, तो देखो क्या है, मस्कुलर पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फ्रॉम ओवरी टू यूट्रस, ठीक है। और इसकी इनर लाइनिंग में कौन सा एपिथेलियम होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम होता है ना, उसी की वजह से तो जो है वो जाइगोट है या जो एम्ब्रियो मोरुला एम्ब्रियो की स्टेजेस है वो मूव करेगी आगे, ओके, ठीक है। तो ये तो ओविडक्ट हो गई। इसका ये आगे वाला रीजन दे रखा है ना, फिम्ब्रियाटेड फनल। इज दैट क्लियर? फिर देखो ये यूट्रस है, यूट्रस को मैंने बोला ना वॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये यूट्रस का फंडस रीजन हो गया, ये बीच वाला इस्थमस रीजन हो जाएगा, ये नैरो रीजन सर्विक्स हो जाएगा। फिर ये देखो वेजाइना है, सर्विक्स से अराइज हुई, और वेस्टिब्यूली इसका आउटर पार्ट है, और ये एंड रीजन क्या है, वल्वा। इज दैट क्लियर? और यहाँ यूरिनरी ब्लैडर होता है बेटा। तो यहाँ पर दोनों देखो, यहाँ से यूरिनरी ओपनिंग होती है और यहाँ पर ये कॉपुलेटरी ओपनिंग होगी, तो ये दोनों मिक्स हो जाएगा ना पार्ट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर यूट्रस की लेयर बता रखी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम, जो मैंने समझा दिया आपको। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है आपको अच्छे से? ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये पूरा आज हमने ओविडक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, यूट्रस इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट टू द पेल्विक बॉडी वॉल, है ना। यानी जो हमारी पेल्विक रीजन की बॉडी वॉल है उसके साथ यूट्रस लिगामेंट से अटैच रहता है। क्लियर हुआ? समझ आ गया? अब देखो एस डक्ट्स पूरी हो गई हैं, अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। फीमेल के अंदर एक ग्लैंड होती है बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। देखो इस जस्ट लाइक काउपर्स ग्लैंड ऑफ मेल, ये क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों। ये जो ऊपर वाली लाइन है ना एज इट इज ये क्वेश्चन आ जाता है कि मेल की काउपर्स ग्लैंड के इक्वली फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, तो कौन सी ग्लैंड होती है, बर्थोलिन ग्लैंड्स होती है, ठीक है ना। इसे बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स भी कहते हैं, ठीक है। ये वेस्टिब्यूलर रीजन में होती है, जो अभी मैंने वेजाइना में बताया ना आपको, सीक्रेट विस्कस एल्केलाइन फ्लूइड, जो कि एक विस्कस एल्केलाइन फ्लूइड बनाती है। इज दैट क्लियर?
अब बच्चों इसके अंदर ये बर्थोलिन ग्लैंड ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ही ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखो ग्लैंड है पेरिनियल ग्लैंड, रेक्टल ग्लैंड, ये हम ह्यूमन में कंसीडर नहीं करते हैं, ये रैबिट में होती हैं। ये क्या करती है बेटा, सेंट लाइक एक हार्मोन या केमिकल रिलीज करती है जिसको फिरामोन भी कहते हैं, जो कि अपने ऑपोजिट सेक्स को मैटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन, कॉपुलेशन प्रोसेस के लिए अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ह्यूमन फीमेल में कौन सी ग्लैंड होती है, तो वो कौन सी है, बर्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद ह्यूमन की फीमेल में जो सेकंड ग्लैंड है, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड दिस इज मेमरी ग्लैंड। इज दैट क्लियर? या ब्रेस्ट ग्लैंड बोलते हैं इसे। तो इसकी थोड़ी आप स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लीजिए बच्चों। क्या होता है कि ये जो मेमरी ग्लैंड होती है, ये आप जो अभी मैंने बताया था ना बेटा आपको, थोरेसिक रीजन जो होता है, थोरेसिक रीजन में ये जो है पेक्टोरस मसल एक होती है हमारी, वहां पर ये सिचुएटेड होती है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? अब ये जो ग्लैंड है, इसमें बहुत सारे जो है वो मेमोरी लोब होते हैं, जो 15 से 20 के नंबर में होते हैं। ये आप देख रहे होंगे लोब लाइक स्ट्रक्चर से। इज दैट क्लियर? अब ये जो मेमोरी लोब है, सुन रहे हो बच्चों, कितने हैं बताओ जरा, 15 से 20। ठीक है, ये जो मेमोरी लोब हैं, इनसे बच्चों एक स्ट्रक्चर निकलती है जिनको बोलते हैं मेमोरी एल्वियोलस। ठीक है, और फिर उनसे मेमोरी डक्ट निकलती हैं, वो एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बना के लेक्टिफेरस डक्ट में ओपन होती हैं, और लेक्टिफेरस डक्ट आगे निपल में ओपन होती है। ये जो निपल होती है बेटा, यहाँ पर भी 15 से 20 छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और यहाँ से मिल्क जो है वो बाहर रिलीज होता है। ये जो निपल है, इसके सराउंडिंग बेटा जो है एक स्पेशल टिश्यू है जिसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला पिग्मा, जिसका एक स्पेसिफिक डार्क कलर होता है। इज दैट क्लियर? अब देखो ये जो मेमोरी ग्लैंड है, ये क्या करती है बच्चों, मिल्क फॉर्मेशन करती है, जो बच्चे का पोस्टनेटल डेवलपमेंट करती है, यानी बर्थ के बाद डेवलपमेंट करती है। ठीक है, अब इसमें देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसका जो पाथ है, राइट पाथ आपको बताना है। तो देखो एल्वियोली, एल्वियोली बताइए जरा, एल्वियोली कहाँ पढ़ा था हमने, जो मेमोरी लॉब है उससे उसमें क्या है, एल्वियोली है। तो एल्वियोली ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, या मेमोरी, छोटी छोटी ये ट्यूब्यूल्स है जिनको मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। मेमोरी ट्यूब्यूल्स आगे ज्वाइंट होकर मेमोरी डक्ट बनाती हैं, मेमोरी डक्ट ज्वाइन होकर मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं, और मेमोरी एम्प्यूला जो है वो कनेक्टेड होती है और लेक्टिफेरस डक्ट में जो है वो ओपन हो जाती हैं, और लेक्टिफेरस डक्ट जो है वो आगे ओपन होती है किसमें बच्चों, निपल में। इज दैट क्लियर? समझ आया एकदम अच्छे से यहाँ तक आपको? तो मिल्क सिक्रेशन का पाथ क्या हुआ, एल्वियोली से मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी ट्यूब्यूल से मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से मेमोरी एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला से लेक्टिफेरस डक्ट, एंड देन द फाइनली वो मिल्क आउटलेट फ्रॉम निपल। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बताइए आपको बात समझ आई कि नहीं आई? एकदम अच्छे से क्लियर है ना? अब थोड़ा और इसमें बेसिक चीजें मैं आपको बताता हूँ कि मेमोरी ग्लैंड जो है वो पेयर्ड है और कहाँ सिचुएटेड है, बताओ जरा। अभी मैंने बताया था ना आपको, थोरेसिक रीजन में है, और पेक्टोरल मसल। इज इट क्लियर? अच्छा बच्चों, मेमोरी ग्लैंड जो है, इसमें आपको मैं समझा देता हूँ अच्छे से अभी साथ ही साथ, कि जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें दो हार्मोन का बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, कौन कौन से दो हार्मोन है वो देखिए, एक है प्रोलैक्टिन, ठीक है, और एक है ऑक्सीटोसिन। अच्छे से समझ लीजिएगा बच्चों ये, कि जो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और इस हार्मोन की वजह से मिल्क का सिंथेसिस होता है। ठीक है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये बनाता है, हाइपोथैलेमस बनाता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसे रिलीज करती है, रिलीज करती है इसे, और ये बनाता कौन है, हाइपोथैलेमस। ये ऑक्सीटोसिन जो है इसकी वजह से मिल्क का सिक्रेशन होता है। दोनों बातें अलग अलग है बच्चों, मिल्क का सिंथेसिस प्रोलैक्टिन, और मिल्क का सिक्रेशन ऑक्सीटोसिन। इज दैट क्लियर? दूसरी बात बच्चों, कि जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ है, मेमोरी ग्लैंड की जो ग्रोथ है बच्चों, वो करवाने में भी बहुत बड़ा रोल रहता है किसका बेटा,
एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों बातें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये जो एस्ट्रोजन है वो मेमोरी ग्लैंड के डक्ट्स की ग्रोथ कराता है, ये मेमोरी ग्लैंड्स के लॉब की ग्रोथ कराता है। अल्टीमेट दोनों हार्मोन मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराने में रोल प्ले करते हैं। इज दैट क्लियर? अब देखो बच्चों, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोलैक्टिन के एंटागोनिस्ट है। ये एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट का मतलब है बच्चों कि ऑपोजिट। जब प्रोलैक्टिन बनेगा तो इनका रोल नहीं रहेगा, और जब इनका रोल रहेगा तो प्रोलैक्टिन का रोल नहीं रहेगा। अब मीन्स आप समझिएगा जरा बात को ध्यान से, कि जब बच्चे का बर्थ प्रोसेस हो जाता है, बच्चे का पार्चुरेशन प्रोसेस हो जाता है, पार्चुरेशन की प्रोसेस जब हो जाती है, तो पार्चुरेशन की प्रोसेस जब हो जाती है बच्चों, तो उसके बाद प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा होता है। किसका लेवल ज़्यादा है बेटा? प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा है। और प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा है तो अब मैंने बताया था एंटागोनिस्ट है, तो इस समय एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाएगा बेटा? प्लीज़ बताइए ना। एंटागोनिस्ट है तो ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और ये दोनों हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है बच्चों, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा वो क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेरी। तो इस चीज को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया। एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया क्या है बच्चों? कि जो मिल्क सिक्रेशन का एक्टिव पीरियड है उसको लैक्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो देखो, बर्थ के बाद प्रोलैक्टिन बहुत ज़्यादा है, यानी ये लैक्टेशन पीरियड चल रहा है, उस समय ये हार्मोन कम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो नहीं रहा, तो इसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं। और इसे कॉपुलेशन के लिए सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस पीरियड में नए बेबी के या नए फीटस के नए फर्टिलाइजेशन होने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए इसे कॉपुलेशन के लिए सेफ पीरियड माना जाता है। इज दैट क्लियर? समझ आया? अब देखो लैक्टेशन पीरियड क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, ध्यान रखो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। लैक्टेशन पीरियड क्या है? तो लैक्टेशन पीरियड क्या है? जब मदर एक्टिवली, है ना, एक्टिवली जो है वो मिल्क सिंथेसिस पीरियड जो है वो अपन लैक्टेशन पीरियड में कंसीडर करते हैं। और ये माना जाता है कि पार्चुरेशन के बाद, आफ्टर पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के बाद यानी बर्थ के बाद लगभग 4 से 6 मंथ का पीरियड जो होता है वो लैक्टेशन पीरियड में कंसीडर होता है एक्टिवली, है ना। समझ आ गया एकदम अच्छे से? अब इसमें एक और जिक्र होगा बेटा कोलेस्ट्रम का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए ये क्या चीज़ है। कोलेस्ट्रम क्या चीज़ है बेटा? कि ये अर्ली मदर्स का मिल्क है, अर्ली जो मदर के द्वारा सीक्रेटेड मिल्क है। समझ आया बेटा, है ना। ये जो मिल्क होता है बच्चों, ये येलो होता है, विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, न्यूट्रिएंट रिच होता है बेटा। ये इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, इसमें एंटीबॉडी होती है IgA, और एंटीबॉडी होने से ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाता है बच्चे को। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का पहला मिल्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बच्चे को माँ का पहला मिल्क दिया जाता है तो ये बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। इज़ दैट क्लियर? तो ये कोलेस्ट्रम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बेटा, बाकी हम अगले लेक्चर में कंसीडर करेंगे।